मैं अभयनारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजनीति शास्त्र विषय बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाने जा रहे हैं, जिन्हें सुन करके आप लाभान्वित होंगे। बीए तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के छात्र को मैं ये बताना जा रहा हूँ कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ एक टॉपिक है यूनिट 7th में। यूनिट शीर्षक है इसका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां हैं। प्रश्न ये आ सकता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्या क्या है, प्रकाश डालिए। चाहे राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां हैं, प्रकाश डालिए। विशेषकर भारत के संदर्भ में आपका ये पेपर है, तो जो समस्याएं हैं उनको हम निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं को बता सकते हैं। प्रमुख समस्याएं हैं पहला है अज्ञानता और अशिक्षा। और अशिक्षा अज्ञानता और अशिक्षा का मतलब ये है कि हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो पहले तो हम मतदान का महत्व भी नहीं समझते हैं। राष्ट्र की कोई समस्या है उसको ये नहीं समझते हैं कि इसकी एकता और अखंडता के लिए क्या ज़रूरी है। परिणाम स्वरूप हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं और धन लोभ या अन्य लोभ के आधार पर राष्ट्र में बाधक होते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बहुतेरे लोग आतंकवादी संगठनों में सम्मिलित हो जाते हैं। ये हमारा एक लोभ होता है और लोभ ये राष्ट्रहित के लिए उचित नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक है, वो है शिक्षा और ज्ञानता। तो इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों को हम शिक्षा दें और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रचार प्रसार भी करें, लोगों को ज्ञान दें। दूसरा है आवागमन के साधन का अभाव। हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए
वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, समाज को समझने में आवश्यक होती है, जिससे एक भाईचारे की भावना हो, मेल मिलाप हो। उदाहरण के लिए अगर हम पश्चिम बंगाल की यात्रा कर रहे हैं या तमिलनाडु की यात्रा कर रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें आवागमन के साधन सुचारू रूप से हो, सस्ता हो, जिससे हम आ सकें, घूम सकें, वहाँ के लोगों से मिल सकें, वहाँ के लोगों को समझ सकें, उनकी भावनाओं को समझ सकें और भाईचारे की भावना उत्पन्न करें। तो ये देखते हैं कि भारत में पहले समस्या थी, लेकिन आज इस समस्या का लगभग निदान हो गया है और एक तरीके से हम नौकरी करने के लिए या पर्यटन करने के लिए जाते हैं और वहाँ के लोगों से हमें मुलाकात होती है, वहाँ के रहन सहन, वेशभूषा, भाषा इत्यादि के बारे में जानते हैं। इसे हमें राष्ट्र की एकता में बल मिलता है। दूसरा है सांप्रदायिकता की भावना। सांप्रदायिकता की भावना भी राष्ट्र की एकता में बाधक होता है। उदाहरण स्वरूप अगर मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, वो मान लीजिए जुलूस निकालते हैं, या हिंदू धर्म के लोग जुलूस निकालते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ उकसाएं ना, भगदड़ ना कराएं। ये हमारी मानवता होती है, ये हमारी धर्मनिरपेक्षता होती है, ये हमारी राष्ट्र की एकता के लिए एक नया संदेश जाता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को जो हुआ, वो धर्म के ही आधार पर हुआ। यानी ये कहें कि भारत का विभाजन प्राकृतिक न होकर के कृत्रिम था। आज भी भारत की नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, वहाँ के लोगों को जल मिलता है। वहाँ की तमाम रिश्तेदारियाँ भारत में है, भारत की रिलेशन वहाँ पर है। वहाँ भी मंदिर है, मस्जिद है, हमारे यहाँ भी मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है। तो सबका सम्मान करना हमारा दायित्व है, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना मिले और राष्ट्र की एकता को मजबूती मिले। क्षेत्रीयता की भावना। क्षेत्रीयता पर रजनी कोठारी ने, जो कि समाजशास्त्री भी हैं, और मार्टिन जोन्स ने अच्छा टिप्पणी की है। रजनी कोठारी कहते हैं कि भारत में क्षेत्रीयता की भावना है। दक्षिण भारत के लोग चाहते हैं कि हमारी जो पहनावा है, हमारी जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, अलग है और लोगों से, और वो पहचान रहनी चाहिए। इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता में आँच आती है। उधर पश्चिम बंगाल में हम कहें तो दार्जिलिंग का एक जो क्षेत्र है, हमको याद है कि जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे,
सुभाष घिसिंग ने। सुभाष घिसिंग क्षेत्रीयता के नाम पर गोरखा लैंड बनाना चाह रहे थे, इसलिए कि उसका गोरखा लोगों का विकास होगा। और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब 85 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने इस क्षेत्रीयता को बढ़ावा न दे करके राष्ट्र की एकता और अखंडता को इस आंदोलन पर पाबंदी लगाई, उसको रोका। और राजीव गांधी और सुभाष घिसिंग के मध्य उस समय ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, ये लोग मिल करके एक समझौता निकाला और गोरखालैंड अलग प्रांत नहीं बन पाया। तो रजनी कोठारी ये कहते हैं कि भारत में क्षेत्रवाद है, इसके अलावा जातिवाद भी है। जातिवाद की भावना। कोठारी जी कहते हैं ये भारतीय समाज का अच्छी तरीके से अध्ययन इन्होंने किया और कहा कि भारत में राष्ट्र की एकता और अखंडता में क्षेत्रीयता, जातिवाद, संप्रदायवाद अहम भूमिका निभाता है और इसका उन्मूलन होना चाहिए, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बने रहे। इसके अलावा भाषावाद की भावना। भाषावाद की भावना भी राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा पहुंचाता है। और मार्क जोन्स ने कहा है कि भाषा भारत की राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा पहुंचाता है। हम राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित किए हैं और अनुच्छेद 343 में लिखा भी है कि भारत की राजभाषा एक हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि पूरा राष्ट्र संवैधानिक स्तर पर तो मान लेता है, लेकिन आज भी दक्षिण भारत के लोग, उधर पश्चिम बंगाल के लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, जो राज्य की भाषा है, वो चलता रहे। जैसे पश्चिम बंगाल के लोग चाहते हैं कि बंगाली जो भाषा है वो जीवित रहे। उधर दक्षिण भारत के लोग मलयालम, तमिल, तेलुगु, तमिल ये सब चाहते हैं कि जीवित रहे। इसके बीच के लिए रास्ता संवैधानिक स्तर पर निकाला गया कि राज्य अगर चाहे तो अपने जो क्षेत्रीय भाषा है उसको जीवित रखे और हिंदी के साथ साथ स्वभाषा के रूप में अंग्रेजी की मान्यता दी गई कि जब तक पूरे देश में कार्रवाई हिंदी में नहीं होगी तब तक स्वभाषा के रूप में अंग्रेजी चलती रहेगी। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी आर्डर आता है वो अंग्रेजी में आता है और अंग्रेजी के अलावा जो राज्य स्तर पर मान्यता जिस भाषा की है वो चलता रहता है। लोग उसमें अपना निर्णय ले लेते हैं और समझ लेते हैं। भाषावाद, क्षेत्रवाद के अलावा दास्ता भी एक बाधा है। दास्ता का तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही दास्ता का यहाँ उन्मूलन हो गया था और राजा राम मोहन राय ने इसको विरोध भी किया और भारत में दास्ता नाम मात्र की रह गई है। लेकिन आज भी हम बिहार में देखते हैं कि जहाँ की ज़मीनें ज़्यादा है, लोगों को नौकर के रूप में अपने यहाँ रखते हैं काम करने के लिए और
मुआवजा के रूप में कुछ उनको दे देते हैं जीने खाने के लिए। तो इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को आँच आती है और इस दिशा में हम भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार कानून ले आकर के उस सामंतवादी प्रथा को समाप्त किए हैं और दस्ता के उन्मूलन के लिए हम अपना कदम बढ़ाए हैं कि समाप्त हो जाए और भारत में अब दास्ता न के बराबर है। लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं अभी भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं जिनका जीवन एक दासत्व के रूप में अभी भी है। इसके अलावा जो बाधा है देशभक्ति का भाव, देशभक्ति का अभाव, देशभक्ति, हमारी देशभक्ति अरे राष्ट्रगान, झंडारोहण, राष्ट्रीय त्यौहार को मनाना, ये देशभक्ति के अंतर्गत आता है। अगर इसको नहीं मानते हैं तो ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पहुंचाता है। हम देखते हैं कि बहुत से संस्थान ऐसी थी जो अपने यहाँ राष्ट्रगान, उदाहरण के तौर पर मदरसा में राष्ट्रगान गाने से कतराते थे। केरल वगैरह साउथ में चले जाइए, इसी तरीके से झंडारोहण के लिए भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने में भी लोग कतराते हैं, शर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी देश की एकता और अखंडता में बाधा पहुँचे। अगला जो पॉइंट है आपका वो है अफवाहें, अंधविश्वास, एवं अफवाहें। अंधविश्वास भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधक है। इसके अंतर्गत हम नरबलि का शिकार होते हैं। शिशुओं को हम बलिदान कर देते हैं। कितनी कन्याओं की लोग हत्या कर देते हैं कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे महात्मा फकीर हैं जो गलत उपदेश दे करके लोगों को गुमराह करते हैं, वो भी राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधक है। तो मेरे कहने का मतलब अंधविश्वास पर, अफवाहों पर हमें नहीं जाना चाहिए जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा पहुंचाए। इसके अलावा बहुत से पेपर, मैगजीन्स निकलती हैं, पब्लिश होती हैं, उसमें तमाम तरह की ऐसी भी समाचार लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा पहुंचती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गलत संदेश, बहुत लोग, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता मिली है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम ना जाने कितने ऐसे भड़काऊ भाषण कर देते हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक है। हम अपने राष्ट्र और देश की परवाह ना करके हम दूसरे देशों की गुणगान करते हैं, अपने राष्ट्र से, अपने लोगों से दूरी बढ़ाते हैं। उनको लगता है कि दूसरे देश के लोग के यहाँ स्वतंत्रता है, वहीं शिक्षा है, वहीं रहन सहन की शैली है और हमारे यहाँ जो सभ्यता और संस्कृति बनी है वो चीज़ें ठीक नहीं। तो ऐसे अफवाहों पर, ऐसे संदेशों पर हमें नहीं जाना चाहिए जो राष्ट्र और की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बने। हमारे यहाँ जो अगला आप वर्ग भेद वगैरह भी कर सकते हैं। वर्ग भेद, छुआछूत, वर्ग भेद का मतलब ये है कि हम ऊंचे वर्ग के लोग खासकर झारखंड वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ वर्ग भेद है, वर्ग भेद है और वहाँ पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में खुल के बिहार और झारखंड में लड़ाई होती है और वहाँ रणवीर सेना, माओ सेना, तमाम तरह की सेना आपस में रंजिश फैला करके और लड़ाई लेते रहते हैं जो समाज की और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अच्छी चीज़ें नहीं कही जाएगी। छुआछूत का अंत हो गया है, जैसा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हो गया है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग दूसरे का छूने पर खाना नहीं खाते हैं, हाँ, और उनके यहाँ पानी नहीं पीते हैं, मंदिरों में नहीं जाने देते हैं। तो ये चीज़ें एक तरीके से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बाधक हैं, जिन्हें सुधार करने की ज़रूरत है और इस भावना को दूर करना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इसके निवारण का क्या उपाय है, ये तो समस्या है। तो निवारण क्या हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता हमारे यहाँ बना रहे। तो पहला जो जरूरी है वो है शैक्षिक सुधार। शैक्षिक सुधार में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एक पाठ्यक्रम हो, हाँ, एक ही भाषा में लिखी जाए, एक ही बोर्ड हो, तो ये इसे जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिलेगा। दूसरा है संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास, संतुलित आर्थिक विकास में क्या होना चाहिए कि बैलेंसिंग होना चाहिए और ये नहीं कि साउथ का डेवलपमेंट हो, पंजाब का, हरियाणा का डेवलपमेंट हो और बिहार का, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट न हो। इससे भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर को बढ़ावा मिलता है। तो हम इस असंतुलन को दूर करें। चारित्रिक सुधार, चारित्रिक सुधार में ये चीज़ें आएगा कि लोगों का जो चरित्र हो वो ऊंचा हो और लोग आदर्श नागरिक बने। इसके लिए
राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया जाए, उनको शपथ दिलाया जाए, उनको ये ज्ञान अर्जन कराया जाए कि क्या कार्य करना चाहिए जिससे देश की एकता और अखंडता को बल मिले। इसके अलावा चौथा जो चीज़ें हैं, भेदभाव की समाप्ति। भेदभाव की समाप्ति में समाज में जो भेदभाव है, जातिगत हो, धर्मगत हो, धर्म पर आधारित हो, भाषा पर आधारित हो, इस भेदभाव की समाप्ति करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि ऊंच नीच की जो भावना है वो नहीं होना चाहिए, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचे। आज हम आपके सेकंड सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं को यहीं अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम दूसरे दिन आपको बताएंगे। इसके थोड़ा सा इसके अतिरिक्त हम ये बता दें कि परीक्षा निकट है तो क्या आ सकता है, प्रश्न महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। प्रश्न जो है, पहला जो प्रश्न बनता है वो है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, ये आ सकता है, के बारे में बताइए। पहला प्रश्न। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होगा वो है आपका प्रश्न आ सकता है, भारत में राजनीतिक दल की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है भारत में धर्म और राजनीति, भारत में धर्म और राजनीति के बारे में विवेचना कीजिए। ये हो गया। चौथा होगा महिलाओं की भारत में महिलाओं की
महिलाओं की भारत, ऐसे ये होगा भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए। पांचवा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसके अलावा टिप्पणी भी आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, इतना आप तैयार कर लेंगे। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन मेन जो है इसको देखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो आगे के लिए आपको लाभकारी होगा। इसके अलावा देखने के लिए आप देखना चाहें तो एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारत में, अगला जो प्रश्न थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हम लिख दे रहे हैं, छूट गया थोड़ा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अभिप्राय है। 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारत भारत के स्थानीय स्वशासन के बारे में बताइए। बस इतने 7 प्रश्नों में से आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा लिखने भर का, और 100 प्रश्न पर मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। सेकंड वाला दबा दीजिए सर। 2 वाला क्लिक करिए। क्या 2 वाला? भाषण खत्म हो गया ना, इसको दबा दीजिए। नेट वाला है ना मेरा, दबा दे इसको। कि इसको? 2 2 नहीं, इसको 2 तो बोले।